हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और मैंने क्लास 11th स्टार्ट किया था। 11th क्लास में 2 टॉपिक हम लोगों ने किया जो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम लोग करेंगे तीसरा टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिए अंत तक। ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आएगा। इससे पिछला जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं आज का टॉपिक। आप लोग भी कॉपी और पेन निकाल लेना है और टॉपिक को लिखते चलना है। जो मैं आंसर लिखाऊंगा उसको भी लिखते चलना है। जैसा कि आप लोगों को पता था कि इस चैनल में आपको 11th और 12th की फिजिक्स की तैयारी करवाई जाती है, जिसके लिए आपको कोई पैसे नहीं लगते हैं। ये बिल्कुल फ्री है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो बड़े बड़े कोचिंग्स में नहीं जा सकते हैं, बहुत बड़े स्कूल्स में नहीं पढ़ सकते हैं। उनके लिए घर बैठे ही आप लोगों के लिए अच्छा ऑफर है ये। चलिए तो अगला टॉपिक लिखते हैं, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, ये हेडिंग आप लोग लिख लोगे, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। तो कौन कौन से फिजिकल लॉ हैं हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पर कुछ हम लोग चीज़ें क्या पढ़ेंगे फिजिकल लॉ के बारे में। नेचर में कौन कौन से फिजिकल लॉ हैं जो कांस्टेंट हैं, टाइम के साथ क्या क्या कांस्टेंट है, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर 4 चीज़ है, ठीक है। चारों को हम लोग बारी बारी से लिख लेंगे। चलिए तो चारों को आप लोगों को लिख लेना है। जो मैं बुक फॉलो करता हूँ, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैंने प्रदीप का बुक से सारे आंसर मैंने करवाना है। चलिए पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे, ठीक है। सम स्पेशल फिजिकल क्वांटिटीज, सम स्पेशल फिजिकल quantities remains constant in time। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे हैं नेचर में जो कांस्टेंट है टाइम के साथ, ठीक है। इसके आगे का डिफिनेशन आप लोग लिखोगे, there are called the conserved quantities of nature। तो कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कांस्टेंट है नेचर में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोगों को 4 पढ़ना है। पहला जो आपके पास है एनर्जी, ठीक है। पहले हम लोग चारों को लिख लेते हैं, फिर चारों को डिटेल से पढ़ने का कोशिश करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे कि कौन कौन सा फिजिकल लॉ है जो कांस्टेंट है नेचर में। तो पहला जो आपके पास है वो क्या है, यहाँ पर आप लोग लिख लोगे देयर आर 4 फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो पहला जो आपके पास है वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चारों को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, घबराना नहीं है। अभी मैं सिर्फ इसका आंसर लिखवा रहा हूँ। ये अगर नेचर ऑफ फिजिकल लॉ के बारे में आता हो तो आप लोग यहाँ से स्टार्ट करोगे, सम स्पेशल फिजिकल क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट इन टाइम। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे हैं नेचर में जो हैं कांस्टेंट है टाइम के साथ। देयर आर कॉल्ड कंजर्व्ड क्वांटिटीज ऑफ नेचर। ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंजर्व क्वांटिटी इन नेचर, जो नेचर में कंजर्व है, ठीक है। पहला क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है आपका वो पहला हो गया। दूसरा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम दूसरा हो गया। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ फिजिकल लॉस, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ, यहाँ पर नीचे का है कि आप लोगों को नहीं दिखेगा, ठीक है। घबराना नहीं है, चारों को हम लोग डिटेल पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। एक एक को चारों को डिटेल से हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। घबराना नहीं है, अभी आप लोग नोट्स कर लो सर।
ताकि आपके पास डाटा रहे, क्योंकि ये तो बोर्ड छोटा सा है, यहाँ पर सब कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग तीसरे नंबर पर आते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यहां पर क्या था, लीनियर मोमेंटम, यहां पर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लास्ट चौथे नंबर में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चलिए अब तो हो गया ये कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज थे जो कांस्टेंट है नेचर में, ये हम लोग जान लिए। अब हम लोग को चारों को डिटेल से पढ़ना है, चारों को डिटेल से पढ़ना है, तो ये आप लोग नोट्स कर लोगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक। आंसर लिखने का तरीका है, जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा नेचर में कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज है, तो आप लोग इस तरह से लिखोगे। अब हम लोग पढ़ेंगे पहला नंबर से, डिटेल आंसर पढ़ेंगे। तो पहला नंबर में क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर हेडिंग दोगे आप लोग फिर से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, देखिए जब भी एनर्जी की बात हम लोग करते हैं, जब भी हम लोग एनर्जी का बात करते हैं, तो हम लोगों को एक फॉर्मूला याद आता है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जिन्होंने ये किसने दिया था, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टीन सर ने दिया था कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ पर E क्या है, एनर्जी है, E क्या है, एनर्जी है। ठीक है, और यहाँ पर M क्या है, मास है, और यहाँ पर C क्या है, C जो आपका है वह है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, और C का वैल्यू कितना होता है, C का वैल्यू कितना होता है याद होगा आप लोग को, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में कितना होगा, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना होता है आप लोग का स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला। ठीक है, सॉरी हाँ, सी का स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बहुत ही, जब भी आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दोगे तो स्पीड ऑफ लाइट सी का वैल्यू पूछ दिया जाएगा कि कितना होता है। ये कभी भी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो भी ये आपको पूछ दिया जाएगा। इसमें आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी को एक से दूसरे में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, पहले इसका हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे, ये फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हो। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है, रफ कर देते हैं। अब इसका हम लोग फार्मूला पहले, सॉरी इसका डिफिनेशन हम लोग पहले लिख लेते हैं, इसके बाद ही आप लोग इस तरह से लिखोगे कि सी का फार्मूला और जो सी इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो आइंस्टीन सर के द्वारा फार्मूला दिया गया था। ठीक है, चलिए इसका डिफिनेशन आप लोग लिख ले, जल्दी से लिख लीजिए। द सम ऑफ एनर्जी, the sum of energy of all kinds in this universe remains constant, ठीक है, कांस्टेंट है एनर्जी। देखिए अब इसके बाद एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन to the other, one to the other, or transported
transported from one place to other, from one place to other, one place to other, but the total amount of energy never change, चेंज। ठीक है, अब हम लोग इसका डिफिनेशन समझ लेते हैं। ठीक है, द सम ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल काइंड्स इन दिस यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। जितने प्रकार के एनर्जी हैं वो क्या हैं, यूनिवर्स में कांस्टेंट हैं। देखिए मैं हर बार बोलता हूँ, आप लोग जब भी एग्जाम में बैठोगे तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर रिमेन्स कांस्टेंट, क्या, एनर्जी, कहाँ पर, यूनिवर्स में, इस तरह से अंडरलाइन जरूर करोगे ताकि जो भी आपके कॉपी चेक करेंगे वहाँ पर ध्यान डायरेक्ट जाएगा कि यहाँ पर यूनिवर्स, कहाँ पर, यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, क्या, एनर्जी जो है आपका यूनिवर्स में रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट मात्रा में है। ठीक है, कांस्टेंट है, सॉरी कांस्टेंट है। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अदर, एनर्जी को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं एक से दूसरे में, हम लोग उसका ट्रांसफर कर सकते हैं। और ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, जैसे एक जगह से उठा करके दूसरे जगह पर हम लोग ले जा सकते हैं उसको। ठीक है, बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी नेवर चेंज, जबकि हम लोग टोटल अमाउंट जो एनर्जी है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। पहला पॉइंट समझ में आया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कहीं डॉट है तो आप लोग डायरेक्ट पूछ सकते हो, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैंने नंबर भी वहाँ पर दे रखा है, कहीं डॉट है तो आप लोग पूछ सकते हो, कहीं नहीं समझ में आता है, कहीं मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हो। ठीक है, चलिए ये तो हो गया पहला आपका कंप्लीट। ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ, आप लोगों ने नोट्स कर लिया होगा। ठीक है, चलिए नहीं भी किया होगा तो पीछे करके आप लोग देख सकते हो और नोट्स कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग आते हैं दूसरे नंबर पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, क्या है, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब देखिए हम लोग लीनियर मोमेंटम, ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, हम इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि मान लिया जाए कोई ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ से कोई आदमी जो है, मान लिया जाए ये कोई व्यक्ति है, यहाँ से उछल कूद कर रहा है, ठीक है, ये ऊपर की ओर गया, लेकिन ये क्या होगा कि कुछ सेकंड के बाद वो वापस इस अर्थ में आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, देखिए जब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हम लोग करते हैं तो आइंस्टीन सर का, सॉरी न्यूटन सर का हम लोग का चेहरा आता है कि वहाँ पर जब वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो सेब का फल क्या हुआ था, नीचे की ओर गिरा था, जिसके बाद एक्सपेरिमेंट किया गया तो उन्होंने पाया कि अर्थ में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके कारण हम लोग कोई भी चीज़ ऊपर ही फेंकते हैं तो वो नीचे की ओर आता है। ठीक है, पहले मैं इसका डिफिनेशन लिखा था, लेकिन यहाँ पर देखिए कि यहाँ जैसे कोई भी व्यक्ति यहाँ से उछलता है अर्थ से तो वापस ये कुछ सेकंड के बाद यहाँ पर आता है। ठीक है, इसके हम लोग अपोजिट फोर्स लगाते हैं। मान लिया जाए अगर हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं तो इसके अपोजिट फोर्स लगाएंगे तो भी इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, नेवर चेंज, ये वापस यहाँ पर अर्थ में ही आएगा। ठीक है, चलिए पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, तब आप लोगों को समझाते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, चलिए पहले इसका हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, आप लोग चाहोगे तो लिख सकते हो इन द एब्सेंस ऑफ, देखिए डिफिनेशन सबका हो सके अलग अलग होगा। ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर आंसर को लंबा करने के लिए आप लोग लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार। सबका लिखाने का तरीका, बोलने का तरीका अलग होता है, लेकिन मतलब जो है आपका एक ही रहेगा। बहुत कोई अलग टीचर से पढ़े होंगे तो उनका जो लिखवाने का तरीका क्या होगा, उनका कुछ अलग होगा, समझाने का तरीका कुछ अलग होगा, लेकिन देखिए सब बोलना यही चीज़ चाह रहे हैं, एक ही चीज़, जो थ्योरम है उससे बढ़कर कोई नहीं बोल पाते हैं। जो चीज़ हम लोगों को प्रूव करके दिया गया है उसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ an external force, in the absence of external force,
एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में, ठीक है। द लीनियर मोमेंटम of a system remains unchanged। देखिए मैंने क्या बतलाया था कि हम लोग यहाँ पर अर्थ में है, ठीक है। कोई व्यक्ति यहाँ से अगर उछलता है तो वापस कुछ समय के बाद ये अर्थ में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। जब हम लोग ऊपर के उछल रहे थे, ठीक है, अब हम लोग यहाँ से मान लिया जाए कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए उस व्यक्ति पर, तो भी क्या ये ऊपर भी रुकेगा? नहीं रुकेगा, ये यहाँ पर आएगा ही। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेंस अनचेंज। लीनियर मोमेंटम के सिस्टम को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। वो देखिए यहाँ पर अगर किसी को हम लोग लगा दिए, ये कोई व्यक्ति उछल रहा है, तो अगर हम लोग उसको फोर्स लगाएं तो इसका जो मोमेंटम है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक जो है आपका वो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं तीसरे टॉपिक में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये एंगुलर मोमेंटम क्या है? एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम का टॉर्क अगर हम जीरो कर दे तो एंगुलर मोमेंटम उसका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मान लिया जाए कि किसी भी सिस्टम का हम लोग टॉर्क जीरो कर दिए, ठीक है, टॉर्क को हम लोग जीरो कर दिए, तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो कांस्टेंट आएगा। तो ये भी एक कांस्टेंट है नेचर में, ठीक है। पहले इसका हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसके आगे हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। पहले बताइए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू I इंटू ओमेगा। L क्या है? एंगुलर मोमेंटम। ये आप लोग साइड में लिख लोगे फॉर्मूला। बहुत बार फॉर्मूला आपको पूछा जाता है कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग L से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहां पर आपका क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं I से। और यहां पर आपका हो गया एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड हम उसको बोलते हैं ओमेगा, ठीक है। ये आप लोग लिख लोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाएगा इस तरह का। चलिए अब हम लोग पहले इसका हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। इसको मैं रब करता हूँ ना, नोट्स करते चलना है। जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ उसको हेडिंग में यहाँ ऊपर में आप लोग कॉपी के ऊपर में लिख लोगे, ताकि जब भी आप कॉपी खोलो तो वो सबसे आगे आप लोगों को मिल जाए। इफ द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क acting on a system is 0, angular momentum of the system remains constant। ठीक है, तो यहाँ पर L का फॉर्मूला लिख लोगे I इंटू ओमेगा। L क्या है, I क्या है, ओमेगा क्या है, मैं पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हो, डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, और बहुत सारी सुविधाएं हैं जो आप लोगों को मिल चुके हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैसेज कर सकते हो, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बोर हो गए हो कि बच्चे बहुत इतने देर से मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी 11 पूरा बाकी है, 12 पूरा बाकी है, आप लोग को सारी कुछ को करना है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? इफ डिट, यहाँ पर मैंने बताया आंसर को बड़ा करने का एक और तरीका है कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ऐसा भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इफ द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज 0, कोई भी सिस्टम में अगर हम लोग टॉर्क को 0 कर देंगे तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा आपका?
कांस्टेंट हो जाएगा। किसी भी सिस्टम में अगर हम टॉर्क को 0 कर दें तो एंगुलर मोमेंटम मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोगों का बचा आखिरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसको करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। ठीक है, चार्ज। चलिए देखिए, यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि चार्ज को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। ठीक है, ना ही चार्ज को हम लोग बना सकते हैं, ना ही उसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। ठीक ना, तो ये सबसे आसान चीज़ है कि चार्ज, और सबसे लास्ट वाला ये बच्चों को आसानी से याद रहता है कि चार्ज को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। ठीक, बहुत ही आसान था ये। चलिए इसका डेफिनेशन, in the form of इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में आर neither created nor destroyed, but are simply transferred from one body to अनदर। देखिए, चार्ज को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन बट उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ये डिफिनेशन है। कहीं से आप लोगों को दिक्कत, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में दी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड बट आर सिंपली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। यहाँ पर आप लोग चाहोगे तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पर आप लोग चार्ज भी कर सकते हो। चार्ज आर नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड बट आर सिंपली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। कैसे? इलेक्ट्रॉन के थ्रू, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये था आपका आज का क्लास। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया, कहीं डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि व्हाट्सएप का लिंक, कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आराम से आप लोग कहीं भी फंसते हो तो देखिए, बुक पढ़िए। बुक पढ़ने से क्या होगा, सारा डाउट आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक ये खत्म होता है। अगला टॉपिक नेक्स्ट डे। और जो नए बच्चे हैं मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी कर देंगे ताकि जो और भी बच्चे हैं वो आसानी से पढ़ सके और अच्छे से 11th-12th की तैयारी कर सके फिजिक्स के लिए। ठीक है, केमिस्ट्री में स्टार्ट करने वाला बहुत जल्द। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।